हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम क्लास 8th का सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करेंगे। तो जो आज का वीडियो है इसमें मैं आपको पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन सभी पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर का बेसिक नॉलेज आ जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसके बाद जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें मैं NCERT की जो एक्सरसाइजेज़ हैं आपकी बुक में वो मैं सॉल्व करूँगा और उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है ये है बीजीय व्यंजक। ये क्या होता है? तो बीज से क्या मतलब है दोस्तों? बीज का मतलब होता है, देखो बीज दो तरह के होते हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर में क्या क्या आते हैं? चर में ऐसे बीज आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, चरते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। जैसे x हो गया, y है, z है, कभी कभार हम s भी लिखते हैं, t भी लिखते हैं, u, v, इनसे हम चरों को दर्शाते हैं। इनके मान एकदम फिक्स नहीं होते हैं। आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में x का मान 4 आता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 8 आता है, यानी इनकी वैल्यू चलती फिरती रहती है, ये चर है। और दूसरे टाइप के बीज होते हैं अचर। अचर में होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 1/2 हो गया, √2 हो गया, -5 हो गया। ये अचर है, कांस्टेंट कहते हैं इन्हें। तो अचर यानी इनकी वैल्यू फिक्स होती है। 2 जो है वो हमेशा 2 रहेगा, 2 की वैल्यू होती है 2। अब ये ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे 2 लिखा है तो ये 3 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए इनको अचर कहते हैं। तो ये सभी होते हैं बीज। अब जब हम इनको आपस में मिलाते हैं, यानी चर को और अचर को जब आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद बनता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? अब जैसे मैंने कहा कि चर और अचर को आप आपस में मिला दो, कैसे भी करके, प्लस करके, माइनस करके, गुणा करके, भाग करके। तो ये जो मैंने लिखा है ये एक बीजीय व्यंजक है। अगर मैं केवल 2x लिख दूं तो ये भी बीजीय व्यंजक है, केवल x लिख दूं ये भी है, x + y लिख दूं ये भी है। लेकिन अब ध्यान से एक बात सुनो, x + y जब मैंने लिखा है तो ये इसमें कितने चर हैं? सोचो कितने चर हैं। तो एक चर x है, एक चर y है, तो इसमें 2 चर हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2x + 3y + z, इसमें कितने चर हैं? इसमें 3 चर हैं, 1 2 3, x y z। लेकिन जो ये चैप्टर है उसमें है एक चर वाले। तो हम एक चर वाले व्यंजक की यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली हम समीकरणों की बात करेंगे, उसमें हम आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चर की बात की जा रही है तो इसलिए हम यहाँ पर एक चर पर फोकस करेंगे, ठीक है। वो y भी हो सकता है। तो जैसे कहीं पे लिखा है y + 3, तो ये भी बीजीय व्यंजक है। तो ये सभी बीजीय व्यंजक है। तो मैंने क्या किया कि चर और अचर को आपस में मिला दिया और उनको मिलाकर बनता है व्यंजक। अच्छा, तो यानी ये समझ आ गया। अब समीकरण क्या है? समीकरण होता है, ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास, देखो अगर मैंने ये लिखा है, केवल इतना लिखा है, तो ये है एक व्यंजक। ये क्या है? व्यंजक। लेकिन अगर मैं इसके आगे इक्वल करके कुछ लिख दूं, मैं 0 भी लिख सकता हूं, मैं 3 भी लिख सकता हूं, मैं 2 भी लिख सकता हूं, मैं 2x भी लिख सकता हूं। यानी अगर मैंने बराबर करके यहां पर कुछ लिख दिया तो अब मैं इसको कहूंगा समीकरण। तो ये है समीकरण। तो समीकरण में बायां पक्ष होता है, इसको हम कहते हैं बायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसे कहते हैं दायां पक्ष, यानी राइट हैंड साइड। तो बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है, बीच में ये समता होती है, यानी ये बराबर का चिन्ह होता है, और इसे हम कहते हैं समीकरण। इसी तरह से अगर केवल 2x लिखा है तो एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन अगर इसके बराबर में मैंने लिख दिया 5 तो यह बन गया अब समीकरण। तो अब आपको समीकरण भी समझ आ गया। अब अगला चीज इसमें है रैखिक समीकरण क्या होते हैं। समीकरण ठीक है, पर रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो ध्यान से देखो माय डियर, अगर आपके पास है x + 3 =
0। तो ये एक समीकरण है। यहाँ पर अगर मैंने ये लिख दिया कि x की घात 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक समीकरण है। लेकिन दोनों में अंतर समझिए आप। यहाँ पर अगर x की घात में पूछना चाहूँ आपसे कि क्या है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे x की घात तो 1 है। ध्यान रखना, जब लिखा नहीं होता है तो घात 1 मानी जाती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि यहाँ x की घात क्या है, तो आप कहोगे कि x की घात यहाँ पर 2 है। तो ध्यान रखना, जब भी x की घात 1 आपको मिलेगी तो उसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। तो x की घात 1 जहां पर होगी वो रैखिक समीकरण होगा। तो यानी ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसकी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। अब मैं कुछ और रैखिक समीकरणों का आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं x बराबर 5, ये भी एक रैखिक समीकरण है क्योंकि यहां पर x की घात 1 है। ध्यान रखना, अगर कहीं पर ये लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और मैं आपसे पूछूं कि ये किस प्रकार का समीकरण है, क्या ये रैखिक समीकरण है, तो आप यहाँ पर ये मत कहना कि सर यहाँ पर x की घात 1 है तो ये रैखिक समीकरण हो गया। नहीं, सबसे बड़ी घात देखते हैं हम, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूँ y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक रैखिक समीकरण है। अगर मैं लिखूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्या यह रैखिक समीकरण है? बिल्कुल, यह रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण तो है, लेकिन इसमें 2 चर हो गए हैं, तो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? 1 चर वाला रैखिक समीकरण। यानी आपके सिलेबस में ये है यहाँ पर 1 चर। वो चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार x हो, t भी हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये आप देख सकते हैं केवल 1 चर इसमें है, तो मैं कहूँगा कि ये है 1 चर। और x की घात क्या है, t की घात क्या है यहाँ पर? 1 है, तो 1 घात वालों को क्या कहते हैं? रैखिक। तो ये रैखिक है, और क्योंकि ये बराबर का चिन्ह लगा है तो इसको मैं कहूँगा समीकरण। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे 1 चर रैखिक समीकरण, 1 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास है कि 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 8x प्लस 9, ये भी 1 चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें केवल 1 चर है। बिल्कुल 1 चर इसमें है, यानी x इसमें है। जो इसमें घात सबसे बड़ी है x की, वो 1 है, बिल्कुल है, तो इसीलिए मैं इसको क्या कहूँगा? रैखिक कहूँगा। और इसके बाद क्योंकि यह हमारे पास बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या है? समीकरण है। तो अब आपको समझ आ गया कि चर क्या होता है, समीकरण क्या होता है, रैखिक क्या होता है, ये सब, ठीक है। और अब मैं आपको सिखाता हूं कि रैखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। तो जब रैखिक समीकरणों को हम हल करते हैं तो इसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको सीखनी हैं। पहली बात, हमारे पास जो बराबर का चिन्ह होता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी बाईं ओर बायां पक्ष होता है, दाईं ओर दायां पक्ष होता है। तो जब बायां पक्ष जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये दायां पक्ष है राइट हैंड साइड, तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जब कुछ लेके जाते हैं, या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर जब हम कुछ लेकर जाते हैं, तो जो प्लस होता है वो बदल जाता है माइनस में, जो माइनस होता है वो बदल जाता है प्लस में। जो कोई चीज़ गुणा में रहती है वो चली जाती है भाग में, यानी डिवाइड में चली जाती है, और जो चीज़ डिवाइड में होती है, भाग में होती है, वो गुणा में आ जाती है। ये जो यहाँ पर मैंने गुणा और भाग वाला लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ चीज़ ऊपर होती है वो यहाँ नीचे चली जाती है, और जो चीज़ यहाँ नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए हमारे पास है यही, हमारे पास है x प्लस 5 बराबर 7। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, ध्यान रखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारा मकसद ये है कि हमें x को, जो कि जिसका मान हमें ज्ञात करना है, वो हमारा बाईं ओर हो और वो अकेला हो। हमें x को अकेला करना होता है। तो ये जो x है हमें इसको अकेला करना है, यानी इसके साथ जो भी होगा उसको हमें दूसरी ओर लेकर जाना है। और कोशिश करो कि जो चर है यानी x है वो बाईं तरफ रहे और जो सारे अचर हैं वो दाईं तरफ चले जाएं। तो अब x को तो हम यहाँ पे रखेंगे, x को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम नहीं इधर से उधर लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। तो x को मैंने यहाँ पे रखा, 7 को भी मैं यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि 7 को और 7 जो है 7, इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस था। देखो जब सामने कुछ लिखा नहीं होता तो प्लस माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये अभी भी वैसा ही है। क्यों है, मैंने इसको माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये दाईं पक्ष में था, अभी भी दाएं पक्ष में है। लेकिन अब ये जो 5 है इसको मुझे दूसरी ओर लेकर जाना है, ये दूसरी ओर लेकर जाना है। तो क्या होगा कि क्योंकि ये प्लस 5 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे धन का चिन्ह है, तो दूसरी ओर माइनस हो जाएगा और ये -5 आ जाएगा। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर हो गया है 2। इसको हम कहते हैं पक्षांतरण। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 5 का पक्षांतरण करने पर, अगर हमारे पास होता, ये एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारे पास होता कि x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, मान लो कि ये है, तो क्या करते हैं हम? तो यहाँ पर अब x को अभी भी वैसे रखेंगे हम। ध्यान रखना ये -2 है वो एज इट इज़ आएगा, जैसा है वैसा। अगर हमें इसको अकेला करना है तो हमें ये जो इसके साथ है इसको दूसरी ओर लेकर जाना पड़ेगा। तो हम 8 को इधर लेकर चले गए। तो क्योंकि ये माइनस का था, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, दूसरी ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और अब इसको हल करना है, तो ये -2 है, प्लस का 8 है, 8 में से 2 गया 6 हुआ। क्योंकि जब भी एक प्लस एक माइनस होता है हमेशा माइनस करते हैं और बड़े का चिन्ह आता है। बड़े का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, ये प्लस का आता है, प्लस का यहाँ पर आया, लिखा नहीं है तो प्लस मान लो, ठीक है ना। जब लिखा नहीं होता तो प्लस का होता है। अब देखो अगला, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। अब अगर मान लो कि अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। अब अगर कोई गुणा में है, मान लो कि 3x + 7 इज इक्वल टू 22, मान लो कि ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे होगा? तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखो हमारा मकसद क्या है। मकसद ये कि x को अकेला करना है। अब लेकिन x के साथ यहाँ पर 3 भी है और 7 भी है, तो दोनों को एक साथ नहीं निकाल पाएंगे हम, दोनों को एक साथ नहीं निकालेंगे हम, एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इस 3x को एक साथ रखो, जो इससे दूर है प्लस या माइनस लग के जो भी है उसको पहले दूसरी ओर लेकर जाओ, उसका पक्षांतरण करो। तो यहाँ पर +7 है, अब ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 3x बना, 22 में से 7 गया 15, ठीक है। अच्छा अब वापस इस 3x पे आ जाओ, क्योंकि x के साथ 3 गुणा में है। ध्यान रखना ये गुणा होता है इनके बीच में, भले गुणा का चिन्ह लगा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये गुणा माना जाता है, ठीक है, जब कोई चिन्ह बीच में नहीं होता है। तो अब ये ऊपर है, ये समझो कि ऊपर है। हमें फिर अगर यहाँ से दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो भाग में लेकर जाना है, भाग में यानी नीचे। तो अगर हमें x निकालना हो तो क्या होगा, ये 3 जो है ये नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ ऊपर है, तो ये हो जाएगा 15/3, और इस तरह से जो x है वो आ जाएगा 5, है ना। 15/3 यानी ये हुआ 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, तो 5 आ गया है। इस तरह से हुआ है। आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं या ओके, और या फिर आप लिख सकते हैं, आप ये वाला चिन्ह भी बना सकते हैं। ध्यान रखना ये वाला चिन्ह आप बना सकते हैं,
ये वाला चिन्ह हम कब बनाते हैं? जब यहाँ पर बराबर पहले से एक लगा होता है, तब जाके हम ये वाला चिन्ह बनाते हैं, क्योंकि दो दो बार बराबर नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसा आप इसका चिन्ह बना सकते हैं ऐसे, और इसका मान आ चुका है। ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, अगर हमारे पास है x/6 बराबर 3, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये देखो, हमने फिर x को अकेला करना है, तो x को अकेला करने का मतलब ये कि 6 यहाँ से हटना चाहिए। अब क्योंकि ये नीचे है, ये दूसरी ओर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये 18 हो गया है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा हो कि x/5 + 3 बराबर 7। इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले इसको हम ऐसा ही रखेंगे जैसा है। 3 को दूसरी ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें x को अकेला करना है, तो एक एक करके अकेला करेंगे। तो ये 3 यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा, और x/5 हो जाएगा 4, और 5 दूसरी तरफ जाएगा तो x = 5 को 20 आ जाएगा, है ना? क्योंकि अगर ये इधर जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो x आ गया है 20। लेकिन कभी कभार आपको क्या मिलता है कि आपको x नीचे मिल जाता है, जैसे 4/x बराबर 2। हमें x का मान याद करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि ये क्या करें। इसके एक दो तरीके करने के हैं। या तो ये है कि आप यहाँ पर क्या करो, इसको पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी x हमने ऊपर लिखा, 4 नीचे लिख दिया, तो दाईं तरफ भी पलटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये 4 नीचे है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा x बराबर 4/2। 2 पहले नीचे था, अभी भी नीचे है, और ये कट के 2 आ गया, तो x बराबर आ चुका है 2। लेकिन 4/x बराबर 2, एक और तरीका इसका करने का, और मुझे लगता है ये सबसे आसान बच्चों को लगेगा, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि x का यहाँ गुणा कर दो, तो 4 = 2x, यानी जो नीचे होगा वो दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए 4 = 2x हुआ। अब ये पूरा पर देखो, अगर x आपको दाईं तरफ दिखे, ये बात ध्यान रखना, फिर मैं एक और नई बात आपको सिखा रहा हूँ। अगर x आपको दाईं तरफ मिले तो पूरा का पूरा पलट दो, यानी ये 2x कर दो, यानी ये इधर लेके चले जाओ और ये इधर लेके चले जाओ, लेकिन चिन्ह मत बदलना आप, क्योंकि x को हमें बाईं ओर रखना होता है। और अब ये 2 यहाँ पर ऊपर गुणा में है, नीचे यहाँ भाग में आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखेंगे इन चीज़ों को। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये और भी अच्छी तरह से आ जाएगा। मान लो कि हमारे पास है x/4 बराबर 1/2, और हमें x का मान याद करना है, तो क्या करेंगे? फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, यहाँ पर ये जो 2 है ये ऊपर लेके चले जाओ, और ये 4 ऊपर लेके चले जाओ, क्योंकि जो नीचे होता है बराबर की दूसरी ओर जब जाता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 4 × 4। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर ये लिखा था, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, वज्र गुणा। और फिर ये 2 नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर है तो नीचे आ जाएगा भाग में, और ये x आ जाएगा 2। इस तरह से मैंने हल करते हैं। अब आपके पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि 4 = 7 - x। इसको अगर हमें हल करना है तो क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो x दाईं ओर है, इसको बाईं ओर लेके जाओ, क्योंकि x जो होता है चर हमें बाईं ओर रखना होता है। अब अगर ये बाईं ओर जाएगा तो सोचो क्या होगा? ये -x है, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ पर एज इट इज़ है। आप कहोगे कि सर 7 का चिन्ह क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो दाएं पक्ष में है, अभी भी दाएं में ही है। अच्छा, अब ये 4 है, ये बाएं पक्ष से हम दाएं पक्ष में लेके जाएंगे, तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से x आ जाएगा 3।
अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो एक एक करके लेके जाओ। एक एक करने का मतलब ये है कि 4 = 7 - x है। अगर आप पहले स्टेप में x को यहाँ पर लेके जाना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हो, -x + x हो जाएगा। बाकी जो दोनों हैं अपने आप अपने स्थान पर हैं, वो डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, तो उनका चिन्ह भी नहीं बदलेगा। और अब ये जो 4 है इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो ये दूसरी ओर जाएगा, तो ये 7 - 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x = 3। अब एक और चीज़ समझो जो बच्चे जिसमें मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अगर हमारे पास है 4 - x = 7, फिर कैसे करें? अब ध्यान से देखो, ये है 4 - x, x अपनी जगह पर रहेगा बाएं पक्ष में, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, तो माइनस का माइनस रहेगा। 4 दूसरी ओर जाएगा। अच्छा, 7 भी अपनी जगह पर यहाँ पर है। मैं सबसे पहले 4 को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। अब बच्चों को क्या लगता है कि 4x के साथ में माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और हम ये लिखेंगे। ये बहुत सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। जो 4 यहाँ पर लिखा है इसका चिन्ह ये नहीं है, चिन्ह हमेशा आगे वाला होता है। तो 4 के आगे क्या है यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या चिन्ह है? ये प्लस है, ध्यान रखो ये प्लस है, तो ये दूसरी ओर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और अब ये हुआ -x = 3, है ना, 7 में से 4 गया 3। और अब देखो माइनस दूसरी ओर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और ये आंसर है। आप ये चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हैं और ये हमारा आंसर है इस तरह से। ओके, अब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे आप उन क्वेश्चंस को और भी अच्छी तरह से सीखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको समझा दिया है। ओके, और अब इसमें एक टाइप क्या है कि कभी कभार आपके पास कथन दिए होते हैं और हमें उनको समीकरण में बदल के हल करना होता है। कैसे? देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कथन आएंगे। ये पूरे क्वेश्चन नहीं है, ये बस कथन है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इन कथनों को समीकरणों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे। तो हमेशा देखो, मैं आपको बिल्कुल टिप बता रहा हूँ, एकदम अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। हमेशा जब आप ये बदलेंगे तो आपको ध्यान में ये रखना है, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, 2 अननोन चीज़ें या 2 चीज़ें ज़्यादातर। जैसे यहाँ पर अमित की सैलरी और रवि की सैलरी, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 अलग अलग चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता करनी होंगी या जो इस तरह से दी होंगी। जैसे ये चौड़ाई और ये लंबाई, है ना, 2 चीज़ें। जैसे एक पेन की कीमत और पेंसिल की कीमत, तो यहाँ पर 2 अज्ञात चीज़ें जिसको हम कह सकते हैं, 2 अज्ञात चीज़ें। इसी तरह से यहाँ पर पेंसिल की कीमत अज्ञात है, पेन की कीमत अज्ञात है। इसी तरह से ये बकरियों की संख्या और ये गायों की संख्या, तो आपको अक्सर इस तरह से 2 चीज़ें मिलेंगी हमेशा। तो आप ये ध्यान रखना कि जो बाद में लिखा हो उसको आपको x मानना है। जो बाद में लिखा हो, जैसे यहाँ पर रवि की सैलरी को आप x मानेंगे, यहाँ पर लंबाई को आप x मानेंगे, यहाँ पर पेंसिल की कीमत को आप x मानेंगे, यहाँ पे पेन की कीमत को आप x मानेंगे और यहाँ पे गायों की संख्या को x मानोगे। तो जो अज्ञात चीज़ें, आपके पास 2 अज्ञात चीज़ें होंगी, उनमें जो बाद में जो लिखा होगा उसको x मानना है, ये ध्यान रखना। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि माना, अब देखो लिखने का तरीका देखो, आप लिखोगे कि माना रवि की सैलरी क्या है, x है। माना रवि की सैलरी x है, तो अमित की सैलरी यहां पर क्या हो जाएगी? अगर रवि की सैलरी x है तो अमित की सैलरी क्या हो जाएगी? सोचो। तो लिखा है कि अमित की सैलरी रवि की सैलरी से 500 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर आप सीधे x लिख दोगे और उसमें 500 को जोड़ दोगे, 500 रुपये अधिक है। इसी तरह से अब दूसरा देखो, एक आयत की चौड़ाई आयत की लंबाई से 10 मीटर कम है, तो यहाँ पर जो लंबाई है कि माना लंबाई ये x है, तो अब अगर लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो ध्यान से देखो, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 10 मीटर कम है, तो आप लंबाई से कम के लिए माइनस कर दोगे।
पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की दुगनी है, तो यहाँ पर पेंसिल की कीमत आप मानो, आप x लोगे, माना पेंसिल की कीमत x है, तो यहाँ पर जो पेन की कीमत होगी उसे आप क्या मानोगे, तो ध्यान रखना पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की दुगनी है, दुगनी में 2 गुना कर देंगे तो ये 2x हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, पेंसिल की कीमत पेन की कीमत की आधी है, तो अब यहाँ पर माना पेन की कीमत x लेंगे, तो पेन की कीमत हमने x ले ली, तो पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, तो आधी है, आधी का मतलब 2 से भाग दे देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर देखो, बकरियों की संख्या गायों की संख्या से के दुगने से 10 अधिक है, तो गायों की संख्या को x मानेंगे, माना गायों की संख्या बराबर ये है गायों की संख्या x है, तो बकरियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो बकरियों की संख्या हो जाएगी, देखो गायों की संख्या के दुगने से 10 अधिक, तो गायों की संख्या x है, उसका दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 10 अधिक है तो 10 प्लस कर देंगे, ये है। तो समझ गए ना आप, इस तरह से तो हम मानते हैं। अब इसके बाद आपको इसमें आगे कथन लिखा होगा जो कि बड़ा आसान है। किस तरह से, कि पहला वाला देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसके आगे देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये अधूरे हैं। अब इन क्वेश्चंस में अगली लाइन क्या जुड़ी हो सकती है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने इन क्वेश्चन में एक एक लाइन और ऐड कर दी है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा कि अमित की सैलरी रवि की सैलरी से 500 रुपये अधिक है, दोनों की सैलरी का योग अगर 12,000 रुपये है तो अमित की सैलरी बताओ या रवि की सैलरी बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो फिर हम क्या लेंगे, जो पहली लाइन हमने लिखी उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। अब जो दूसरी लाइन है उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, तो देखो रवि की सैलरी x है, अमित की सैलरी x प्लस 500 है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे और ये है 12,000। समझ गए, इस तरह से समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर एक आयत की चौड़ाई आयत की लंबाई की 10 से 10 मीटर कम है, तो उसके लिए हमने लंबाई और चौड़ाई ये ले ली है। अब परिमाप ये है, तो आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपको यही करना है। तो ये क्या बन जाएगा, परिमाप 180 है, 2 गुणा लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास x माइनस 10 है। अब ये समीकरण बन गया है, तो इसको हल कर देंगे। कैसे हल करना है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये सीखो कि समीकरण बनेगा कैसे। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर क्या था, एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की दुगनी है, तो हमने पेंसिल और पेन की कीमत को ये ले लिया था। अब 3 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 30 रुपये है, 3 पेन यानी 3 गुणा 1 पेन की कीमत कितनी है, 2x, तो 3 गुणा 2x है ना, या तो ऐसा लिखो या फिर इस तरह से लिख दो। और 2 पेंसिल की कीमत, तो एक पेंसिल की कीमत तो x है, तो 2 पेंसिल में 2 लग जाएगा और ये 30 है। और अब ये समीकरण आसानी से बन जाएगा, 3 दूने 6 और ये 2x, इस तरह से 30 आएगा, और फिर हम x वगैरह का मान याद कर लेंगे, वो बात की बात है। अब जैसे यहाँ पर है आगे, एक पेंसिल की कीमत पेन की कीमत की आधी है, तो हमने पेंसिल और पेन की कीमत यहाँ पर लिख दिए थे। अब इसके बाद 4 पेंसिल यानी 4 पेंसिल और 6 पेन की कीमत 80 रुपये है, तो पेंसिल और पेन की कीमत बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पेंसिल क्या है, पेंसिल की कीमत x/2 है, तो ये मैंने x/2 लिख दिया। पेन की कीमत है x, तो मैंने x लिख दिया, और दोनों की कीमत मिलाकर 80 है। तो अब यहाँ पर ये 2 से ये जाएगा, तो ये आएगा 2, ये हो गया 2x, और ये हो गया 6x, और ये हो गया 80, और इस तरह से फिर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि कथनों को समीकरण में कैसे बदलेंगे। बकरियों की संख्या गायों की संख्या के दुगने से 10 अधिक है, तो हमने गायों और बकरियों की संख्या को ये मान लिया था। दोनों की कुल संख्या 70 है, यानी
जो बकरियां हैं वो 2x + 10 है, जो गाय हैं वो x है, और कुल मिला के ये 70 है। तो इस तरह से ये बन गया है और इसको फिर हम हल कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और लगभग पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसके हैं। अब आने वाले एक्सरसाइजेज में आपके लिए, अब आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए मैं एक्सरसाइजेज सॉल्व करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी, तो ये ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।